नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक अलग तरह का जो आयुर्वेद के दोषों का सिद्धांत है, शीर्ण दोष, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो अभी बहुत ज्यादा ये मतलब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं किया गया है ये विषय पे, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि चक्रपाणी जी हमेशा ये बोलते हैं कि जब दोष क्षीण हो जाते हैं तो उससे कोई व्याधि नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो चक्रपाणी जी का अपना मत है। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वैद्य थे, सुप्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो उनका नाम था वैद्य वासा अंदनकर सर। तो यह 1954 में इनका क्षीण दोष कर्तृत्व विषय लेखन जो था वो 1954 में नासिक का जो आयुर्वेद पत्रिका है उस टाइम में इनका क्षीण दोष, इस पर अपना लेखन इन्होंने शुरू कर दिया। और ये जो वैद्य जी थे इन्होंने ऐसा बताया कि जब मुगल कालीन भारत जो था उसमें बहुत सारे ग्रंथ जो थे उसका मतलब हमारा जला दिया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो क्षीण दोष पे भी बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध थे उस जमाने में। तो और क्योंकि क्षीण दोष के बारे में बहुत जगह वर्णन किया गया है अपने ग्रंथों में, तो क्षीण दोष से भी व्याधियां हो जाती हैं। और हम ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे वात दोष क्षीण हुआ है तो कफ की वृद्धि हो गई, ये तो हम लोगों को कॉमनली मालूम है। कफ क्षीण हुआ तो वात की वृद्धि हो जाएगी, ये तो हमें मालूम है। लेकिन क्षीण दोष, ये परिकल्पना जो है ये एक अलग अस्तित्व रखती है। तो जब ये उन्होंने क्षीण दोष पे अपना जब ये शुरू किया तो उस टाइम पे आयुर्वेद पत्रिका के जो संपादक थे, एडिटर थे, वो वैद्य बिंदु माधव पंडित जी थे, वो उनके संपादक थे। तो जब वैद्य अंदनकर जी जब अपना पूर्व पक्ष रखते थे, अपना सब सिद्धांत रखते थे, तो उनके विरोधक लोग भी वैद्य लोग थे, वह भी अपना प्रतिपक्ष रखते थे। मतलब वो भी रखते थे कि ये लोग बोलते थे कि वृद्ध दोषों से व्याधियां होती है, और वह बोलते थे कि शीर्ण दोषों से व्याधियां होती है। ऐसा 20 साल तक लेखन चलते रहा, और वो आयुर्वेद पत्रिका जो है उसके पुराने जो आर्टिकल्स है उसमें यह सब बहुत अच्छे से आया है। इस सीरीज में शुरू होने के बाद बहुत सारे वैद्य लोगों ने भी इसमें सहभाग लिया, जो आज के पुणे के और महाराष्ट्र के बहुत पुराने पुराने वैद्य लोग हैं। तो अभी वो सिद्धांत क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम लोग देखें तो तीनों दोष में कोई एक दोष क्षीण रहे और अन्य दुई दोष बढ़े हुए हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि व्याधि उत्पन्न होता है। जैसे वात दोष है वह क्षीण हुआ है, और पित्त और कफ बढ़ गया तो व्याधि होता है। लेकिन ये आचार्य ऐसे बोलते हैं कि स्वतंत्र रूप से वायु अगर क्षीण हुआ तो उससे भी व्याधियां होती है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप लोगों ने देखा, मस्कुलर एट्रोफी देखा,
इसमें जरूरी नहीं है कि हम कफ बढ़ा हुआ है यही देखेंगे, या सेरेब्रल एट्रोफी देखा हमने, इसमें क्षीणता आ जाती है, इंसान जो है वह कम काम करने लगता है, जो बोलते हैं लिंगे क्षीणम अनलो मूढ़ता, मतलब इंसान कम बोलने लगता है, धीरे धीरे बोलने लगता है, बात क्षीण हो जाता है। इसके बारे में मैं और आप लोगों को बताऊंगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो जैसे पक्षाघात जैसी व्याधियां हैं वो वात की क्षीणता से उत्पन्न हो जाती है, और बहुत सारे रोगियों में हमें दिखता है कि वात क्षीण हो गया है, इंसान पैरालिसिस जब कंडीशन आता है तो हाथ उठा नहीं पा रहा है, यहाँ पे वात का जो मतलब गति है वह क्षीण हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का और आचार्य थे, उनका महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि वात क्षीण हो गया है पैरालिसिस में, इसलिए वो अपना हाथ पैर नहीं उठा पा रहे, ऐसा बात आने लगा। तो उन्होंने अपना जो मत है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अपने संहिता के ग्रंथों का आधार देके इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। पहला बताया कि कोई एक रोग को प्रकोपित दोष कारण है, जब हम ये कहते हैं तो ये जो शब्द है कि दोष प्रकोप होने की वजह से दोष प्रकोपित हो रहे हैं, दोष इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो इसमें यह मूलतः दोष क्षय और दोष वृद्धि दोनों को ये अर्थ लिया जाता है कि दोष इम्बैलेंस है, मतलब कोई भी विकार हुआ है तो दोषों का वैषम्यता हुआ है, तो इसका मतलब यह भी है कि दोषों का क्षय भी हुआ है, दोष क्षय से भी कम अधिक रोगावस्था आ जाता है। और फिर मतभेद है कि प्रत्यात्म लक्षण वाले जो रहते हैं, लक्षण रहते हैं, तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि कोई भी दोष बढ़े हुए हैं तो उनको षट क्रियाकाल से जाना पड़ता है तभी व्याधि होती है, दोष दुष्य समूर्छना होती है, जैसे कि संचय होता है दोषों का, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर स्थान संशय होता है, फिर व्यक्ति होता है, फिर भेद होता है। तो यहाँ पर वृद्ध दोष जन्य ही षट क्रियाकाल होता है, ऐसा उनके विरोधक लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो वैद्य अंदनकर जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, क्षीण दोषों का भी संचय होता है, क्षीण दोषों का भी प्रकोप होता है, क्षीण दोषों का भी प्रसर होता है, क्षीण दोषों का भी स्थान संशय होता है, क्षीण दोष, आप केवल पैरालिसिस को ध्यान में रख के बात करिए, सोचिए। और इसी तरह से सेरेब्रल एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो बड़े बड़े व्याधियां हैं जिसमें वात का क्षय हो रहा है, हम लोग व्याधि के हिसाब से इसको और इलेबोरेट करके और इस पे और चर्चा करेंगे। पहले आप ये सुनिए, इसमें फिर क्या है कि बहुत सारे फिर एक ना तिलक आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल थे यहाँ के पुणे के, उनका नाम था वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, उनको मेगा से अवार्ड भी मिला। उन्होंने क्षीण दोषों पे और इस पे इलेबोरेट किया और रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि क्षीण दोष जो हैं, सभी जो षट क्रियाकाल के जो टाइप्स हैं, मतलब जो अवस्थाएं, संचय होना, क्षीण दोष का भी संचय होता है, क्षीण दोष का भी प्रकोप होता है, क्षीण दोष का भी प्रसर होता है। वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। क्षीण दोषों का भी स्थान संशय होता है, क्षीण दोषों का भी व्यक्ति होता है, क्षीण दोषों का भी भेद होता है, और वह व्याधियां उससे उस तरह से भी होती है। केवल यही नहीं सोचा जाए कि केवल वृद्ध दोषों से व्याधियां होती है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने ये कहा कि क्षीण दोष जो है वह सूचक लक्षण है, मतलब केवल लक्षणात्मक है, वो केवल वो सिम्टम्स दिखा रहे हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जब पूरे ग्रंथों को एक्सप्लोर करते हैं, चरक सुश्रुत वाग्भट, तो हमें ये पता चलता है कि क्षीण दोष एक है, लेकिन इसको मतलब ये नहीं बोला गया है कि आप इसी तरह से सोचिए, ये एक दृष्टिकोण है क्षीण दोषों को भी समझने का। त्रिदोषों की क्षय वृद्धि तो सापेक्ष है, मतलब कोई भी दोष बढ़ते हैं, कोई दोष क्षीण होते हैं, यह तो सापेक्ष है। तो हमें केवल वृद्ध दोष के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। जब हम लोग कोई भी चिकित्सा करते हैं कि कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ का मतलब शीत गुण बढ़ा है, पित्त का उष्ण गुण बढ़ा है, तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, विष गुण बढ़ा है, सर गुण बढ़ा है, तो व्याधियां हो रही हैं। कफ का रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का चल गुण बढ़ा है, वायु का लघु गुण बढ़ा है, तो व्याधियां हो रही है। खर गुण बढ़ा है, परुष गुण बढ़ा है, तो व्याधियां होती है। तो जिस तरह से बढ़े हुए दोष है उसी तरह से क्षीण दोष के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब हम लोग पहले ये हम समझते हैं कि दोष ज्ञान किस लिए करना चाहिए। सभी रोगों का कारणीभूत जो दोष होते हैं उनको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वात पित्त कफ इसको नहीं जानेंगे तो रोग का नाश किस तरह से करेंगे, क्योंकि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, ऐसा बताया। तो दोषों का स्वरूप, दोषों का गुण, दोषों की कर्म, दोषों की अवस्थाएं इत्यादि जो चीजें हैं उनको समझना और मतलब उनको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। चरक संहिता में जब वात कला के लिए अध्याय देखते हैं तो उसमें वात दोष के
विषय में बहुत सारे प्रश्न और उत्तर किए गए हैं। आचार्यों का कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वात कला कली अध्याय में, तो वहां पर जिस तरह से वात दोष के बारे में बताया गया है, उसी तरह से पित्त दोष के बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा की गई है, और कफ दोष के बारे में भी चर्चा की गई है। दोष शब्द अगर हम लोग देखते हैं तो दुष्यंती दोषाः, दो ये ऐसे दोष शब्द की निरुक्ति बताई गई है। शरीर में रहने वाले दोष धातु मला मल, ये जब हम लोग देखते हैं तो उनको दुष्ट करने का सामर्थ्य जो है दोष धातु मल में, तो धातुओं को और मलों को कौन दुष्ट करता है, खराब कौन करता है, तो वात पित्त कफ, इनमें ही सामर्थ्य रहता है, यही दूषित करते हैं, इसीलिए इनको दोष कहा जाता है। और दूषित करना यह जो स्वभाव है, इनका मूल स्वभाव है वही है, स्वरूप ही है कि यह धातु और मलों को दूषित करते हैं। अब आता है दुष्य शब्द। दुष्य शब्द की निरुक्ति जब हम लोग देखते हैं तो वात पित्त कफ के अलावा जो शरीर में अन्य पदार्थ हैं, शारीरिक पदार्थ हैं, वह दुष्ट हो जाते हैं, तो उनको हम दुष्य बोलते हैं। जैसे कि हम लोग 7 धातु देखते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 जो रहते हैं शरीर में, तो ये क्या होते हैं कि ये 7 धातु दूषित हो जाते हैं, सप्त धातु। और इसी तरह से मूत्र, पुरुष और स्वेद, यह भी दूषित होते हैं, जो मल्ल स्वरूप में शरीर का धारण करते हैं। अगर मतलब शरीर में एक तरह से प्रमाणता मूत्र भी रहना चाहिए, पुरुष भी रहना चाहिए, श्वेत भी रहना चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीजें वो शरीर एक्सपेल करता है, मतलब एक्सक्रीट करता है, लेकिन एक साम्यावस्था में धारण करने की शक्ति इनमें भी रहती है। तो इनको जो अगर हम लोग देखें, मलिनी का नाम मलाहा, जो शरीर को मलिन करते हैं उनको मल बोला जाता है, जो त्याज्य वस्तु होती है उसको मल कहा जाता है। और तो इसी तरह से जो दोष हैं वह इन्हीं को दूषित करते हैं, और जो दूषित होते हैं उनको हम दुष्य बोलते हैं। तो सप्त धातु और 3 मल ये दुष्य बोले गए हैं। अब अगर हम लोग वात पित्त कफ की निरुक्ति देखते हैं, मैं एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूँ, फिर क्षीण दोष तक हम लोग जाएंगे। तो जब हम वात ये शब्द बोलते हैं तो वा गति गंधने हो, जब हम ये पढ़ते हैं तो गति और गंध जिसमें है, ऐसे धातु में जब हम कोई ये निरुक्ति बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि शरीर में जो गति उत्पन्न कर रहा है, कोई ना कोई मूवमेंट उत्पन्न कर रहे हैं, और इसको आचार्य लोग बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम में जितना भी गतियां हो रही हैं तो वह वात दोष के प्रभाव के कारण ही शरीर में गति हो रही है। दूसरा आता है पित्त दोष। पित्त दोष को बोलते हैं संताप, संताप और तप, ये शब्द से यह शब्द बना है पित्त। तो यहाँ पर जहां शरीर में संताप हो रहा है, अन्न का पचन होना, अन्न का ट्रांसफॉर्मेशन होना, सार और किट ये अलग अलग होना, और उसके वजह से शरीर में एक ऊष्मा तैयार रहना, यह जो है यह कार्य पित्त करता है। उसी तरह से श्लिष आलिंगने कफ के लिए बोला गया है। तो यहाँ जहां पर संधियों को, पूरे धातुओं को जोड़ के रखने का काम, संश्लेषण करने का काम, चिपका के रखने का काम जो करता है, और धातुओं का संवर्धन का कार्य जो करता है, वह श्लेषक कफ, तर्पक कफ आदि के द्वारा कफ का काम होता है। तो गति देने का कार्य वात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम, पचाने का काम, ऊष्मा देने का काम पित्त करता है, और जोड़ने का काम और धातुओं को बढ़ाने का काम कफ दोष करता है। इसी तरह से आगे देखते हैं तो दोषों का पांच भौतिकत्व आप लोगों को मालूम ही होगा। चरक शारीर स्थान अध्याय 1 में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि शरीरम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम, मतलब शरीर जो है वो पंच महाभौतिक है, और पंच महाभूत से ही शरीर बना हुआ है। लेकिन जो पांच भौतिक द्रव्य है उसमें व्यपदेशस्तु भूयसा, जब ये बात कहा गया है तो जो चीज ज्यादा डोमिनेंट रूप में दिखाई देती है, जो ज्यादा दिखाई देती है, उसको हम वह चीज बोलते हैं कि यह इस पंच महाभूत से इस महाभूत का इसमें ज्यादा संयोग हो गया है। तो जैसे कि वात दोष में पांच भौतिकत्व है लेकिन वायु ज्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं कि यह वात दोष है। उसी तरह से श्लेष्मा अगर देखेंगे तो वह जल महाभूत से बना हुआ है, लेकिन उसमें पांच भौतिकत्व देखेंगे तो जल, पृथ्वी और आदि भी महाभूत हैं। जल श्लेष्मा में और भी हैं, लेकिन वहां पे जल और पृथ्वी से श्लेष्मा बनी है, ऐसा हम लोग करते हैं। उसी तरह से पित्त का अगर हम लोग देखेंगे तो पित्त में आप, तेज, वायु सब है, लेकिन मतलब बिना, अगर उसमें आप नहीं रहेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा ही नहीं। पित्त उसमें सब कुछ है लेकिन वो तेज महाभूत प्रधान है, वे प्रदेशस्तु भूयसा के हिसाब से बोलते हैं। वायु है इसीलिए पित्त में गति है, पित्त भी सर्कुलेट होता है बॉडी में, कफ भी सर्कुलेट होता है पूरा बॉडी में,
कफ भी क्यों सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि उसमें वायु महाभूत है उसमें, लेकिन वह जल और पृथ्वी से बना श्लेष्मा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वह जलीय और पार्थिव है। ये बात हो गया। दूसरा बोलते हैं कि दोषों का त्रित्व ही रहता है, 3 ही दोष मुख्यतः अपने पूरे आयुर्वेद साइंस में माने गए हैं, वात पित्त कफ। चौथा दोष नहीं माना गया है। कुछ लोग रक्त धातु को बोलते हैं कि रक्त धातु भी है, लेकिन वह गलत बात है। 3 ही है। सुश्रुत में कहीं कहीं बताया गया है कि रक्त चौथा दोष है, लेकिन वो बाद में स्पष्टीकरण किया गया, रक्त चौथा दोष नहीं है। रक्त धातु जो है वो वात पित्त कफ से दूषित हुआ जाता है, तो वह दुष्य ही रहता है, और दुष्य जो है वह कभी भी दोष नहीं बन सकता है, तो हम उसको निरर्थक मानते हैं कि रक्त भी चौथा दोष है। दोष जो है ये शरीर में उत्पन्न होने वाले द्रव्य हैं, और अन्न पचन जब होता है, अन्न का परिणमन जब होता है, तभी उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि कफ दोष की उत्पत्ति मधुर अवस्था पाक में होती है, उसी तरह से अम्ल अवस्था पाक में पित्त दोष की उत्पत्ति होती है, कटु अवस्था पाक में वात दोष की उत्पत्ति होती है। तो पक्वाशय में पक्वाशय और आमाशय के मध्यांतर में पित्त का उदीरण होता है, आमाशय में कफ का उदीरण होता है, वात दोष का उदीरण जो है वो पक्वाशय में होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह से वात पित्त कफ, अन्न रस, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, फिर उसके बाद में मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ये क्रम क्रम से परिणत होके पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। मतलब रस धातु भी बनने के बाद पूरा शरीर में सर्कुलेट होता है, रक्त धातु भी बनने के बाद पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है, सारे धातु सर्कुलेट होते रहते हैं। दोषों का सर्वगामित्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोष जो है पूरे शरीर में संचरित होने की वजह से इसको हम लोग इनका दोषों का स्वतंत्र स्त्रोतस नहीं बताया गया है। जैसे कि हम लोगों ने कहा है रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, लेकिन वातव स्त्रोतस ये शब्द नहीं बोला है, पित्तव स्त्रोतस नहीं बोला है, कफव स्त्रोतस नहीं बोला है, क्योंकि ये पूरे शरीर में रहते हैं। जबकि रस धातु, रक्त धातु ये जो है, इनको ये भाव पदार्थ हैं, तो इनका स्त्रोतस है, इनका एक सिस्टम है जहां पे ये सर्कुलेट होते हैं। लेकिन दोषों का कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, ये पूरे शरीर में संचार करते हैं, सर्व शरीर में, एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, एक एक ऑर्गन में वात पित्त कफ सर्कुलेट होते रहता है। तो इसीलिए इनको हम एक, अब क्या है कि सभी स्त्रोतसों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो सभी स्त्रोतसों में रसव स्त्रोतस में रस धातु का ही परिणमन हो, मतलब सर्कुलेशन होता है। रक्त धातु में रक्तव स्त्रोतस में रक्त धातु का ही सर्कुलेशन होता है। मांसव स्त्रोतस में मांस का ही सर्कुलेशन होता है। लेकिन दोष जो है वह स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उनका एक कोई स्पेशल नहीं है, वो हर जगह जाते हैं। रसव में भी जाते हैं, रसव स्त्रोतस में भी जाते हैं, रक्तव स्त्रोतस में भी जाते हैं, मांसव स्त्रोतस में भी जाते हैं, अस्थिव स्त्रोतस में भी जाते हैं, शुक्रव स्त्रोतस में भी वात पित्त कफ जाते ही रहते हैं। तो इसीलिए इनके लिए स्पेशल कोई स्त्रोतस नहीं बोला है। इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे चरक विमान स्थान 5वां अध्याय में 5वां नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणम सर्वाणी स्त्रोतांसी अयन भूतानी। मतलब वात पित्त कफ जो है वो सर्व शरीर में घूमते रहते हैं, चराणम घूमने वाले रहते हैं, और सभी स्त्रोतों में, सभी अयनों में ये घूमने वाले रहते हैं। तो इसीलिए इनको ये बोलते हैं कि इनका कोई स्पेशल स्त्रोतस नहीं है, पूरा शरीर में इनका गामित्व रहता है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि षड रसात्मक जब हम अन्न खाते हैं, षड रसात्मक अन्न का मतलब है कि हम लोग मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस ऐसे अन्न खाते हैं, तो उसके खाने के बाद मधुर अवस्था पाक होता है और आमाशय में होता है, और वहां पर कफ का उदीरण होता है। वह उदीरित कफ जो रहता है, ऐसे बोला जाता है कि तालु और क्लोम और आमाशय से निकल के पूरे शरीर में स्त्रोतों में ये जो कफ है यह पूरी तरह से घूमते रहता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि उदक वाहनम स्त्रोतसाम तालु मूलम क्लोमम च अन्न वाहनम स्त्रोतसाम आमाशय मूलम वामम च पार्श्वम। ऐसा बोला गया है कि आमाशय से आने वाला जो आमाशय से निकलकर पक्वाशय की तरफ जाने वाला जो अन्न है, वह जो है मतलब पहला तो इन्होंने ये बताया कि कफ दोष का उदीरण जो होता है वो मधुर अवस्था पाक में होता है। उदक व स्त्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, अन्न व स्त्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऐसा पहला बता दिया।
उसके बाद में पित्त दोष के बारे में बता रहे हैं कि आमाशय से जब पक्वाशय में सरक सरक के जब अन्न आता है तो वह ग्रहणी में आता है और उसका अम्ली भवन होता है। अम्ली भवन होके मतलब वो खट्टा होने लगता है और वहां पर पित्त का उदीरण होता है। अन्न को पचाने के लिए अगर पित्त नहीं निकलेगा तो अन्न का पचन ही नहीं होगा। तो वहां पे पित्त का उदीरण होता है और वो पित्त का उदीरण मॉडर्न साइंस में ऐसा बताया गया है कि लीवर के बाइल से होता है। जो डिओडिनम का सकस सेंट्रिकस जो लेयर है वहां से पित्त निकलता है। पैंक्रेटिक जूसेस निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। आयुर्वेद टोटल बोलता है पाचक पित्त का उदीरण होता है और वहीं पे पित्त बनता है। इसी तरह से वह अन्न आगे जाता है तो पक्वाशय में वो जाने के बाद वहां पे वायु जो दोष है उसका उदीरण होने लगता है और वह वायु जो है वो पुरीश्वर स्त्रोत से पूरी तरह से उदीरण होके और वहां पे अन्न जो है वायु की वजह से शोषण होने लगता है और फिर उसके बाद में वायु जो है वहां से निकल के पूरा शरीर में संचार करने लगता है। मतलब वायु जो है वो कहाँ बनने लगता है? वायु जो है वह पक्वाशय में ही बनने लगता है और वहां से निकल के पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। मतलब वायु का मूल स्थान क्या है? तो पक्वाशय है। वायु वहीं से उत्पन्न होता है। जिस तरह से झरने से झरना का उद्गम कहीं ना कहीं पहाड़ों में होता है, वहां से वो झरना निकलता है। तो हम लोग उसी तरह से वायु का उदीरण कहाँ से होता है? तो पक्वाशय से ही निकलने लगता है। पित्त दोष का उदीरण कहाँ से होता है? मूल क्या है? तो वह जो ग्रहणी कला है वहां से निकलने लगता है। कफ दोष कहाँ से निकलता है? आप एक तरह से बोलिए पानी का स्रोत, जैसे गंगा जी का गंगोत्री है, यमुना जी का यमुनोत्री है, वहां से उद्गम होता है। वैसे कफ दोष का उदीरण कहाँ से होता है? तो आमाशय से होता है। पित्त दोष का उदीरण कहाँ से होता है? तो ग्रहणी कला से होता है। वायु दोष का उदीरण कहाँ से होता है? तो पक्वाशय से होता है। यह चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। इसी तरह से जो वायु जो है, केवल इसको हम गैस नहीं मानेंगे कि ये हवा निकल रही है। हम यहाँ पे बहुत सारे आचार्य लोगों का मत है कि ये नर्वस सिस्टम में जो कंडक्शन होता है, जो भी चीज मतलब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती हैं, उसको वात दोष माना गया है, नर्वस सिस्टम का पूरा। और इसी तरह से ये जो अन्न है वो महास्त्रोत से जब पचते जाता है तो फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो मल रूप में जाके और फिर जो स्किट भाग जो है वो बाहर एक्सपेल होता है। तो इस तरह से और फिर आगे जो सार भाग है, सार और किट किट तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो सार भाग है वह क्या करता है कि अपने शरीर में जो 7 एलिमेंट्स हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन धातुओं का क्रम क्रम से पोषण करने लगता है। और वो क्रम का पोषण क्रम क्या बताया है? तो 3 न्याय से बताया गया है। एक ये बताया है कि केदार कुल्या न्याय, दूसरा बताया है कि खले कपोत न्याय, तीसरा बताया है शीर दधी न्याय। तो जो धातु को जो चीज पोषकांश मिल रहा है, या तो वो शीर दधी न्याय, दूध से दही बनना, इससे वो पोषण होगा। केदार कुल्या न्याय, जैसे क्यारियों में जो पानी मिल रहा है, एक क्यारी को पहले मिलेगा, जैसे रेहट का जो पानी चलता है, कुएं से पानी निकल रहा है या ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, तो पहले क्यारी को वो पटाएगा, फिर दूसरा में करेगा, फिर तीसरे में इरिगेट करेगा। इस तरह से केदार कुल्या न्याय ये होता है। और तीसरा खले कपोत न्याय, कि जैसे पक्षी आते हैं और वह कोई चीज दाना और उनका आहार जो नीचे जमीन में वो अपना चूज करके खा के और फिर उड़ जाते हैं। तो खले कपोत न्याय में यही है कि कबूतर आ रहे हैं और मतलब रस को अगर जैसे कि बोला गया कि सद्य शुक्र करम पयः, दूध जो है वह तुरंत ही शुक्र धातु को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर खले कपोत न्याय का यूज होता है, मतलब अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर दूध पिया तो तुरंत ही शुक्र की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हमने रक्त पिया या रक्तवर्धक कोई चीजें खाई, लौह कल्प वगैरह खाया, तो उससे तुरंत ही रक्त धातु बनेगा। खले कपोत न्याय का वहां पे होता है। जो धातु को पोषकांश जैसा मिलेगा वो खले कपोत न्याय से तुरंत ही मिल जाएगा। वो ये अपेक्षा नहीं करेगा कि रस से जाए, रस से रक्त बने, रक्त से मांस बने, मांस से मेद बने। अगर मांस खाएंगे तो मांस बढ़ेगा। तो ये खले कपोत न्याय से होता है। इस तरह से ये पूरा शरीर का बैलेंस होते रहते हैं। मतलब दोषों का उदीरण होना, धातुओं का नरिशमेंट होना और किट्ट भाग निकलना, ऐसा होते रहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं तो दोषों का एकत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे ग्रंथ अगर हम लोग देखते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वृद्ध भागवत का अष्टांग संग्रह और लघु भागवत का अष्टांग हृदय जब हम पढ़ते हैं
तो उसमें वात पित्त कफ ये शब्द का सब जगह उल्लेख किया गया है। मतलब सारे जो आयुर्वेद का बेसिक है वो वात पित्त कफ ही है। फिर उन्होंने ये बोला है कि यथाग्नि पंचविधो भिन्नो नाम स्थानात्म कर्म भी भिन्नो अनिलस तथा ये को नाम स्थान क्रियामय। मतलब इसके बारे में संस्कृत व्याकरण में बोलते हैं कि एक मतलब अष्टांग हृदय में जो सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी गई है अरुण दत्त जी द्वारा, उन्होंने क्या बोला है कि दोष एक ही है, मतलब बात दोष एक ही है, पित्त दोष एक ही है, कफ दोष एक ही है। लेकिन जैसे कि कोई देवदत्त नाम का इंसान है, वह अगर हम लोग देखेंगे तो काम जैसे करता है तो वो खाना भी पका देता है, फिर उसके बाद में वो पानी भी ला देता है, वह बाहर का भी काम करता है, वह बहुत सारे काम करता है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो कुक भी है, वो अच्छा स्वीपर भी है, वो वेजिटेबल लाने वाला वेंडर भी है, वह काम करने वाला एम्प्लॉय भी है। मतलब एक ही इंसान अलग अलग काम करता है तो उसके अलग अलग संज्ञा पड़ जाती है। इसी तरह से दोष जो है वह अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग वात दोष के लिए बोलते हैं कि प्राण वायु वह स्थान पे वह काम कर रहे हैं, प्राण वायु का कार्य। फिर उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु, दोष एक ही है, वात दोष, लेकिन वह अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देवदत्त का एग्जाम्पल दिया, ग्रंथों में दिया है, तो उसी तरह से वात दोष एक है। पित्त का भी अगर देंगे तो पाचक पित्त उस स्थान में रह के वो पचन क्रिया करता है। रंजक पित्त, रंजक पित्त रस को रंजन करने का कार्य, रक्त में कन्वर्ट कलर देने का काम रंजक पित्त करते हैं। आंखों में अगर कोई चीज देखना है तो आलोचक पित्त। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें ना, कफ का भी देखें, श्लेषक कफ, तर्पक कफ, बोधक कफ, अवलंबक कफ, ऐसा जो है। तो दोष एक ही है, कफ दोष ही है, वही अलग अलग स्थान पे अलग अलग कार्य करने की वजह से उसको वैसी संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जब हमने देखा है कि वात दोष तो एक ही द्रव्य है, तो बहुत सारे मत हैं कि अगर वात द्रव्य एक ही होगा तो हम आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती देते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि मतलब इस पे प्रतिपक्ष जो ऑपोजिट जो लोग थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जब हम वात दोष आप एक ही मान रहे हैं, तो जब हम आस्थापन बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं, और हम बोलते हैं कि वायु को हमने निकाल दिया, अपान वायु को निकाल दिया, बढ़ा हुआ वायु को निकाल दिया और वात विकारों का प्रशमन हो गया, तो ये कैसे होगा? यहाँ पे अपान वायु को तो निकालना ही पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग जो बोलते हैं कि विरेचन कराते हैं, तो वृद्ध पाचक पित्त जो है वो विकृत स्वरूप में बढ़ गया पाचक पित्त, तो हम लोग विरेचन कराते हैं तो दूषित पित्त निकल जाता है, तो और फिर उसके बाद में पित्त का शमन हो जाता है। उसी तरह से आमाशय में बढ़ा हुआ क्लेदक कफ है, तो क्लेदक कफ है, तो जब हम लोग उसको निकालते हैं तो पूरा शरीर का कफ बैलेंस हो जाता है। तो उसका निर्मूलन किस तरह से होता है कफ के विकारों का? आप तो बोलते हैं कि एक ही कफ है, एक ही पित्त है, एक ही वायु है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि बढ़े हुए दोषों को हम लोग जब निर्हरित करते हैं शरीर से, तो उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो निकल जाता है। तो इसको, ये दोनों चीजें अलग हैं। जो मल्ल स्वरूप कफ है, मल्ल स्वरूप पित्त है, और मल्ल स्वरूप वायु है जिससे विकार हो रहे हैं, उसको हम लोग निर्धारित करते हैं। हम उसको एक नहीं बोल सकते हैं कि, और जब हम एक्स्ट्रा चीज निकाल देते हैं तो बॉडी में बैलेंस हो जाता है। ये चीज बताए। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र में सभी द्रव्यों का गुणों का वर्णन जब किया गया है, तो कुछ बोला गया है कि कोई द्रव्य है जैसे जामुन है वो वातकर बोला गया है। कोई बात हर दवाइयां बोली हैं, दशमूल है, रासना है, देवदार है, ये बात हर है, बात का शमन करता है। कुछ द्रव्य जो है वो पित्त कर बोले हैं, जैसे कि बहुत सारे गरम चीजें हैं, गरम मसाले हैं, वो पित्त बढ़ाने वाले हैं। और कुछ द्रव्य हैं पित्त हर हैं, जैसे आंवला है, अनार है, ये पित्त हर है, पित्त का शमन करता है। तो ये जो शब्द बताए गए हैं ना, ये बहुत ही ध्यान से बताए गए हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे गुणों के हिसाब से कि व्याधियां होती हैं कम या अधिक, तत्रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीलह। जब हम बोलते हैं कि वायु का रुक्ष गुण है, लघु गुण
सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही है, नहीं आ रही सर। सर डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ लिस्ट में भी नाम नहीं दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही है क्या? सर ग्रुप से मेरा डिस- हाँ हाँ सर आ रहा है तो। आप कृपया मुझे होस्ट बना दीजिए। एक्चुअली मेरा लैपटॉप से नेटवर्क चला गया तो मैं मोबाइल से जुड़ गया हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिए, नेटवर्क का इशू है यहाँ पर। तो मैंने आप लोग को जो कुछ बताया वो आप लोग को कैसा लगा कृपया बताइए। डॉक्टर कंचन मैम, आपने मेरा लेक्चर सुना? मैं आगे और बताना जी सर। हाँ। जी सर, मैं फेसबुक पे थी तब, पर बहुत ही अच्छा बता रहे थे सर। आप डिस्कनेक्ट हो रहे तो मैंने ज्वाइन किया क्योंकि थोड़ा किचन में काम कर रही थी, पर बहुत ही बढ़िया बताया सर आपने। हाँ, लेकिन अभी क्षीण दोष पे भी हमें और चर्चा करनी है। तो आज मैं आधा घंटा का ही पढ़ाता हूँ और हम लोग कल इस पर और चर्चा करेंगे। क्षीण दोष का जो जी परिकल्पना पता है ना, वो बड़े बड़े व्याधियां जो हैं, जैसे कि जो ये होता है माइस्थीनिया ग्रेवियस या फिर एल्जाइमर्स डिजीज या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसमें इंसान उठ नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो वहां पे वायु का क्षीणता आ जाती है। उस पे भी चर्चा होना बहुत जरूरी है, उसको मैं और अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। अगर मैं आज ही एक दिन बता दूंगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, क्योंकि टफ टॉपिक है। ठीक है, तो विकास कुमार जी आप होस्ट हैं, या तो आप ये सेशन को क्लोज कर दीजिए या मुझे होस्ट बनाए, मैं क्लोज कर देता हूँ। सर कैसे बनाऊं? आपको क्या करना है, डॉक्टर अरविंद पाठक जो पार्टिसिपेंट है वहां पे क्लिक करिए। पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ, फिर हम लोग कल कल परसों इस पे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू सर।